फिर एक नया वीडियो में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज एमसीक्यू बायोकेमिस्ट्री का सिलसिला जारी है, जो कि आज छठा पर्व है। तो इसमें हम लोग ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर को डायरेक्ट आंसर नहीं करके बल्कि क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं, तब आप लोगों को जानने में ज्यादा अच्छा होगा। अच्छे तो देखिए, जो 34 नंबर 34 नंबर जो क्वेश्चन है, ये सवाल आपको पूछा जा रहा है कि आइसो एंजाइम्स आर सेपरेटेड बाय। आइसो एंजाइम को हम लेबोरेटरी में कैसे सेपरेट करते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है: इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमाटोग्राफी, सॉल्टिंग आउट एंड एंड पॉइंट मेथड। तो बता देते हैं दोस्तों कि एंड पॉइंट मेथड अपने आप में कोई मेथड नहीं है। एंड पॉइंट इज ए मेजरिंग टेक्निक, और इसको चर्चा हम लास्ट क्वेश्चन में हम लोग करते हैं। तो एंड पॉइंट को अभी ये ऑप्शन से हम हटा देते हैं, मतलब एंड पॉइंट का यहाँ दरकार नहीं है। तो बचा 3 ऑप्शन। अब देख लेते हैं कि आइसो एंजाइम का मतलब क्या है। आइसोजाइम और आइसो एंजाइम मतलब है, आइसो वर्ड का मतलब है सेम, लाइक एस, यानी मतलब दोनों ही सेम चीज है, यानी एक ही चीज है। तो आइसो एंजाइम्स और आइसोजाइम्स डिफर बाय अमीनो एसिड सीक्वेंस, ये कैटलाइजेस द सेम रिएक्शन। यानी लाइक दैट जो एंजाइम है उसका जो भी आइसो एंजाइम है वो दोनों लेकिन रिएक्शन सेम कर रहे हैं, बट उसका जो है उसका एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल का जो गठन हुआ है, जो बना है, उसका जो स्ट्रक्चरली जो एमिनो एसिड्स है वो थोड़ा सीक्वेंस में अलग है। तो डिस्प्ले डिफरेंट काइनेटिक पैरामीटर्स, यानी तो एंजाइम्स को हम काइनेटिक मेथड का जरिए नापते हैं, जिसमें केएम, वीमैक्स, ये सब पॉइंट्स आती है। तो उसमें देखते हैं कि ये, लेकिन इसका जो काइनेटिक प्रॉपर्टी है, काइनेटिक प्रॉपर्टी में भी थोड़ा डिफर करता है। डिफरेंट रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज, यानी इसका रेगुलेशन जो है, रेगुलेशन का प्रॉपर्टीज भी अलग है। फिर इसका जो फंक्शन है कि मेनली मेटाबॉलिक, जो हम लोगों का मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, इस मेटाबॉलिज्म को फाइनली ट्यून करता है, यानी बहुत सुर से इसको चलने देता है। जैसे कि एलडीएच का तो 5 वेरिएंट्स है। ये देखिए, एनारोबिक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करता है, ग्लूकोज का सिंथेसिस में हिस्सा लेता है। फिर जो 2 अहम मेथड है जो लेबोरेटरी में होती है, वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस और आयन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी। यानी ये 2 ए एंड सी ऑप्शन में एक ऑप्शन इज द राइट, तो बी और डी ऑप्शन माइनस हो गया। तो अभी देखिए, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस और आयन एक्सचेंज मेथड में देखा जा रहा है कि ये दोनों मेथड, लेकिन ये प्राइमरीली सेम पोजीशन पर डिपेंड करता है कि नेचर एंड एक्सचेंज ऑफ रिजल्टेंट चार्ज ऑन द प्रोटीन फ्रैक्शंस इन बफर सॉल्यूशन यूज। यानी जो बफर सॉल्यूशन हम इसके लिए यूज कर रहे हैं, उसमें जो प्रोटीन का फ्रैक्शन है, उस प्रोटीन फ्रैक्शन का रिजल्टेंट जो एक्सचेंज रिजल्टेंट चार्ज है और जो उसका नेचर है, उस पर ये दोनों सेम चीज पर डिपेंड करता है। जबकि एनालिटिकल लेबोरेटरी में ज्यादातर माइक्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड का यूज होता है, जबकि जो प्रिपरेटिव स्केल यानी इंडस्ट्रियल स्केल में जब इसका यूज होता है तो ज्यादातर क्रोमाटोग्राफिक मेथड का यूज होता है। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में ज्यादातर पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस या नहीं तो एचपीएलसी यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमाटोग्राफी का यूज होता है। बट इसमें तो देखिए, इसमें स्टिल कंफ्यूजन रह जाएगा, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस इज मोर डॉक्यूमेंटेड, ज्यादा इस पर काम हुआ है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहा है कि व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ऑटो एनालाइजर। यानी ऑटो एनालाइजर का बारे में कुछ स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है, इसका बारे में पूछा जा रहा है, इज नॉट ट्रू। तो एमसीक्यू जब कीजिएगा थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इज नॉट ट्रू, व्हिच इज फॉल्स। फॉल्स बोल दिया तो चलिए सीधी सादी बात हो गया। तो व्हिच इज नॉट ट्रू, वो ऑल आर ट्रू बट एक्सेप्ट, तो ये सब बात आ जाने पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपसे फॉल्स आंसर मांगा जा रहा है। तो ए ऑप्शन में बता रहा है कि सैंपल कप्स कैन होल्ड पेशेंट सैंपल एंड कंट्रोल मटेरियल। तो पेशेंट सैंपल कहीं कहीं हम लोग कप यूज करते हैं, पेशेंट सैंपल कप यूज करते हैं, उसमें एज वेल एज पेशेंट सैंपल भी देते हैं, एज वेल एज उसमें कंट्रोल मटेरियल भी हम लोग डाल देते हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट, ये मतलब ट्रू स्टेटमेंट, यानी आपको आपसे मांगा है नॉट ट्रू, तो ए ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन।
अब बी ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि सैंपल कलेक्शन ट्यूब इज आइडेंटिफाइड बाय बारकोड। अभी क्या होता है कि बहुत सारे समय हम लोग सैंपल काप नहीं यूज करते हैं, डायरेक्ट जो टेस्ट ट्यूब में कलेक्शन किए हैं उसमें बारकोड पहले से चिपका हुआ रहता है और वो बारकोड का जरिए उसको हम टेस्ट के लिए प्रोसीड कर देते हैं, तो बारकोड से भी चलता है। तो ये बी ऑप्शन भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो सी ऑप्शन में आपको पूछ रहा है कि नो मैनुअल इंटरवेंशन इज नीडेड, यानी यहाँ पर मानव कोई दखलदारी कर रहा कि नहीं, तो ये जायज है कि ये एक ऑटो एनालाइजर है, तो इसमें तो ऑटो एनालाइजर इससे आपको नौबत नहीं देगी कि आप जाके इसमें दखलदारी करें, तो वैसे नौबत भी नहीं आएगी। तो सी ऑप्शन की जो कि सही स्टेटमेंट है और इस क्वेश्चन के लिए गलत आंसर है, मतलब आंसर नहीं है, इज नॉट ट्रू। तो ये तो ट्रू आंसर है, तो ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है, तो सी ऑप्शन भी नहीं है, इसके लिए ऑप्शन नहीं। कंट्रोल एंड कैलिब्रेशन इज डन विद सेम मटेरियल। अब देखिए जो आपको जो किट में जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जाता है, इस स्टैंडर्ड है क्या सिंपल उस एनालाइट का, मानिए कि आप ग्लूकोज किट खरीदे उसको साथ जो स्टैंडर्ड दिया है, यानी ग्लूकोज सिंपल कोई सॉल्वेंट या डिस्टिल वाटर में घोल के दे दिया कंपनी ने, तो ये है सीधी सादी एक स्टैंडर्ड बोल के कंपनी आपको दे देता है, लेकिन ये ना ही कंट्रोल है ना ही कैलिब्रेटर है। तो कैलिब्रेटर क्या चीज है, जो कैलिब्रेटर हम लोग आजकल खास करके ऑटो एनालाइजर का समय तो हम लोग ह्यूमन कैलिब्रेटर यूज करते हैं। कि ह्यूमन कैलिब्रेटर में क्या होती है कि ह्यूमन सीरम में अगर ग्लूकोज को हम कैलिब्रेशन कर रहे होते हैं, तो कैलिब्रेशन जब करते हैं तो ग्लूकोज का साथ और बाकी सारे समूचा एनालाइट उसमें उपस्थित रहता है। इसके तहत लाइक जैसे मेरा खून में सब कुछ एक साथ है, यानी बाकी जो प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, पेप्टाइड्स है, इसका प्रेजेंस में वो कैसे रिएक्शन कर रहा है, इसीलिए ह्यूमन कैलिब्रेटर इसको सबसे बेस्ट माना जाता है। और ये है मेथड स्पेसिफिक। मानिए आजकल का दिन में तो हम लोग मल्टी कैलिब्रेटर यूज करते हैं, यानी मल्टी पैरामीटर कैलिब्रेटर। जब एक कैलिब्रेटर हम खरीदते हैं बाजार में, उसमें बहुत सारे पैरामीटर हम एक साथ कैलिब्रेशन कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मल्टी पैरामीटर कैलिब्रेटर। अब मल्टी पैरामीटर कैलिब्रेटर में क्या है कि उसमें मेथड स्पेसिफिक कुछ वैल्यूज होती है। मेथड स्पेसिफिक मतलब क्या कि उसमें मानिए कि आप ग्लूकोज को जा रहे कैलिब्रेशन करने के लिए, तो उसमें कौन सा वैल्यू आपको देना है कि ग्लूकोज में वो दे देगा कि जीओडी पीओडी का वैल्यू मानिए कि 210 है, जबकि आप अगर हेक्सोकाइनेज मेथड में करते हैं तो उसका वैल्यू है 212, यानी मेथड स्पेसिफिक के चलते भी उसका वैल्यू चेंज होती है। तो उसमें मेथड स्पेसिफिक वैल्यू है, और जबकि ट्रू एंड डेफिनिट वैल्यू है, एक ही वैल्यू है कि हेक्सोकाइनेज के लिए 212 है, जीओडी पीओडी के लिए 210 है, यानी एक ही वैल्यू है, डेफिनिट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, और उसमें क्या है कि मेथड स्पेसिफिक है। और कंट्रोल जो सेरा यूज करते हैं, ये भी हम लोग मल्टी लेवल कंट्रोल सेरा यूज करते हैं, वो भी ह्यूमन सेरा होती है। तो कंट्रोल सेरा जो हम लोग यूज करते हैं वो है, लेकिन मेथड नॉन स्पेसिफिक। इसमें जैसे आपको कैलिब्रेटर में बताया जा रहा है कि ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज से करने से ये में इतना वैल्यू, जीओडी पीओडी से करने से इतना वैल्यू, इसमें लेकिन वो आपको मेथड अलग से नहीं बता रहा है, ग्लूकोज का सीधा वैल्यू बता रहा है। अभी और एक चीज है, यहाँ ट्रू और डेफिनिट वैल्यू नहीं बता रहा है, बल्कि वैल्यू का एक स्पेक्ट्रम, वैल्यू का एक रेंज बता रहा है। वैल्यू का रेंज मतलब उसमें मानिए कि आप एक लेवल 2 खरीदे हैं, तो उसमें वैल्यू दे रहा है, ग्लूकोज का वैल्यू दे रहा है 180 to 220, यानी एक बड़ा रेंज दे रहा है, यानी 180 to 220 का बीच में कोई भी वैल्यू आपका ट्रू वैल्यू है। तो कंट्रोल और कैलिब्रेटर जबकि हम देख रहे हैं कि दोनों अलग चीज है, सो डी ऑप्शन में बता रहा है कि कंट्रोल एंड कैलिब्रेटर इज डन विद सेम मटेरियल, तो ये ऑप्शन इज द फॉल्स स्टेटमेंट, यानी डी ऑप्शन जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, डी ऑप्शन। अभी देखिए कि क्वेश्चन नंबर 36, विच इज नॉट ए कैंसर मार्कर, यानी कैंसर टेस्ट के लिए हम कैंसर कुछ मार्कर टेस्ट हम करते हैं, जिसमें कि ऑप्शन दे रहा है कि ए ऑप्शन अल्फा फीटोप्रोटीन, बी ऑप्शन CA125, सी ऑप्शन PSA, डी ऑप्शन SGPK।
अब देखिए अल्फा फीटोप्रोटीन जो है वो कहा एम्ब्रायनिक यॉक सैक, यानी जब एम्ब्रायो माँ की कोख में पहली बार बनती है तो एम्ब्रायो का यॉक सैक में होती है, और नहीं तो जो फीटस यानी माँ का कोख में जो बच्चा जस्ट पैदा हुआ है, फीटस बना है, उसका लीवर में होती है। ये अल्फा फीटोप्रोटीन वहां से प्रोडक्शन होती है। ये न्यूबॉर्न बेबी में इसलिए इसका वैल्यू हाई रहती है, जबकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है उसको वैल्यू ग्रेजुअली कम होते जाती है। जबकि एडल्ट में 2.5 नैनोग्राम पर मिलीलीटर बेस्ट कंडीशन माना जाता है। कोई कोई मेथड में इसको 10 से 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर भी बताता है। तो अल्फा फीटोप्रोटीन देखिए इसका ये जो मार्कर है कैंसर के लिए, ये जार्म सेल एंड यॉक सेल सैक ट्यूमर को इंडिकेट करता है, लीवर कैंसर को इंडिकेट करता है, ओवरीज एंड टेस्टिकल्स कैंसर को इंडिकेट करता है, हॉजकिन डिजीज को इंडिकेट करता है, लिम्फोमा को इंडिकेट करता है, रेनल सेल कार्सिनोमा इंडिकेट करता है, और नॉन कैंसर सम लिवर डिजीज को भी ये इंडिकेट करता है। तो कोई भी हम टेस्ट करते हैं उसका दो कारण होती है। एक तो डायग्नोस्टिक पर्पस, यानी पहली बार पेशेंट को डायग्नोसिस किया जा रहा है, और प्रोग्नोस्टिक पर्पस है। क्या प्रोग्नोस्टिक है? जब डॉक्टर साहब उसको इलाज दे रहा है तो पेशेंट वो इलाज से अच्छा हो रहा है या उसका हालत धीरे धीरे और खराब होते जा रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रोग्नोस्टिक पर्पस। तो इसमें देखिए अल्फा फीटोप्रोटीन एक ग्रुप ऑफ टेस्ट में आता है। अल्फा फीटोप्रोटीन जनरली सिंगल टेस्ट कम लिखा जाता है। ये ट्रिपल और क्वाड्रिपल पैरामीटर्स एक साथ, जैसे सेरो पैरामीटर्स होती है ऑपरेशन के पहले, जैसे HIV, ACV, HbA1c, एक साथ सेरो पैरामीटर्स लाइक दैट ये अल्फा फीटोप्रोटीन का साथ और सारे पैरामीटर इसका साथ जुड़ जाता है। अल्फा फीटोप्रोटीन, एस्टिडियोल्स, HCG हार्मोन एंड इनहिबिन A, ये सब जनरली डॉक्टर साहब लोग एक साथ लिखते हैं। तो देखिए अभी है बी ऑप्शन है CA-125। CA-125 क्या है? CA-125 है कैंसर एंटीजन। तो इसी तरह से कैंसर एंटीजन का हम बहुत सारे उसका नंबरिंग भी करते हैं, 125, 15.3, 19.9 और CEA, इस तरह का हम डिफरेंट अलग अलग उसको अलग से कोई क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये जो इंडिकेट करता है ओवारियन कैंसर, मेनली पैंक्रियाटिक कैंसर, एंडोमेट्रियम टिश्यू जो कि कोक का बच्चादानी का अंदर का टिश्यू है, फैलोपियन ट्यूब कैंसर, ये सबको इंडिकेट करता है, एड्रीनोकार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, एंडोमेट्रियम, GIT गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड ब्रेस्ट, ये सब के लिए भी एड्रीनोकार्सिनोमा का भी ये इंडिकेटर है CA-125। जो नेक्स्ट है जो PSA, ये है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये भी एक कैंसर मार्कर है। इसका नॉर्मल वैल्यू है लेस देन 4 नैनोग्राम पर मिलीलीटर, जबकि प्रोस्टेटाइटिस, जब प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन हो जाती है उस समय इसका वैल्यू 4 से 10 हो सकती है। मोर देन 10 हम इसको सस्पेक्ट करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर। तो अब बचा है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में बता रहा है कि SGPT। तो SGPT आप जानते हैं कि एंजाइम है जो कि SGPT लेकिन सेकेंडरी और एलाइड टेस्ट टूल है। टेस्ट टूल मतलब टेस्ट का जो पैरामीटर्स है वो लेकिन सेकेंडरी टूल्स है फॉर द डिटेक्शन ऑफ मेनली हेपाटाइटिस एंड सिरोसिस। जो हेपाटाइटिस मतलब हेपाटोसेलुलर हेपाटाइटिस खास करके, तो इसका नॉर्मल वैल्यू है 5 से 40। तो देखिए द राइट ऑप्शन इज, तो हमको मिल गया कि SGPT इज नॉट ए कैंसर मार्कर। अब बचा है देखिए क्वेश्चन नंबर 37 जो PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन इज एस्टिमेटेड बाय द मेथड। कौन मेथड से इसको एस्टिमेट करते हैं? तो पहला जो 3 ऑप्शन है, एंड पॉइंट मेथड, 2 पॉइंट मेथड, काइनेटिक मेथड, और डी ऑप्शन में बता रहा है इम्यूनो एसिड। तो देखिए पहला जो 3 मेथड है ये मेथड लेकिन आप में कोई मेथड नहीं है, ये है मेजरिंग पॉइंट मेथडोलॉजी, यानी किस पॉइंट पर हम टेस्ट रिएक्शन को मेजर करेंगे, ये उसी का मेथडोलॉजी है। जैसे एंड पॉइंट रिएक्शन क्या है? एंड पॉइंट रिएक्शन जो एक बिंदु से शुरू होती है, एक पॉइंट से शुरू होती है और जाके एक पॉइंट में ये रिएक्शन खत्म हो जाती है, जिसको हम मानते हैं उसका फाइनल टाइम, उसमें ये मोर देन 99% रिएक्शन खत्म हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं एंड पॉइंट, नहीं तो 1 पॉइंट मेथड।
अब 2 पॉइंट मेथड में क्या होती है, 2 पॉइंट मेथड में रिएक्शन एक जगह शुरू हो रही है, ये रिएक्शन चलते जा रहा है, ये आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ इंक्यूबेशन, एक निर्दिष्ट समय जो कि इंक्यूबेशन टाइम छोड़ के, जबकि हम T1 टाइम 1 में एक बार मेजर करते हैं और टाइम 2 में दोबारा मेजर करते हैं, यानी 2 पॉइंट पर एक चलते हुए रिएक्शन को, एक काइनेटिक रिएक्शन को 2 पॉइंट में मेजर करते हैं। तो इसको बोलते हैं 2 पॉइंट मेथड, नहीं तो फिक्स टाइम मेथड, नहीं तो इनिशियल रेट मेथड, इसको बहुत सारे नाम है। फिर देखिए काइनेटिक मेथड जिसको बोलते हैं मल्टी पॉइंट रिएक्शन, मल्टी पॉइंट मेथड। इसमें क्या होता है कि रिएक्शन एक जगह शुरू हो रही, ये रिएक्शन चलते जा रहा है, ये पहले एक इंक्यूबेशन टाइम हम धर लेते हैं, वो इंक्यूबेशन टाइम को जब पहली बार रीडिंग लेते हैं वो है टाइम 1, इसके बाद टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4, टाइम 5, इस तरीके से हम इक्वल इंटरवल पर सही समय के बाद इसको हम एक ही समय के बाद रीडिंग लेते जाते हैं। तो ये होती है काइनेटिक टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी ये सब रिएक्शन है मेजरिंग मेथडोलॉजी। ये मेजरिंग मेथडोलॉजी है, ये एस्टिमेशन मेथडोलॉजी नहीं है। जबकि इम्यून एसे जो टेस्ट है, इम्यून एसे, जबकि पीएसए एंटीजन बता रहे हैं, तो एंटीजन को एंटीबॉडी का साथ हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बोलते हैं, और उसको विजिबल मैनर में देखने के लिए हम उसमें जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, फ्लोकुलेशन वगैरह जो बहुत सारे के रिएक्शन होती है, तो वो है वो रिएक्शन को जो कि हम विजिबल मैनर में देख सकते हैं। तो इसमें एजीएबी कॉम्प्लेक्स बनता है, जो वाई शेप है वो तो एंटीबॉडी है, जबकि एंटीजन एजी है जो ब्लू कलर का है, यह तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो ये इम्यून एसे इज द राइट ऑप्शन। इम्यून एसे रिएक्शन के जरिए हम करते हैं पीएसए का एस्टिमेशन। तो चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हुए। थैंक यू। आज